आज अपन फोर्थ चैप्टर आयन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। आयन विनिमय क्या होता है ये पढ़ेंगे। आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है जिसमें सजातीय आवेश वाले का आपस में विनिमय विलयन प्रावस्था और ठोस प्रावस्था के बीच होता है अथवा दोनों ठोस प्रावस्थाओं के मध्य में होता है। अपन इसे इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए अपने पास एक ठोस प्रावस्था है और दूसरी भी ठोस प्रावस्था है। ये दोनों ही क्या हैं? मृदा के कण हैं। इस मृदा के कण के चारों ओर क्या हैं? धन आयन स्थित हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो मृदा का कण है उसके पास भी धन आयन जो हैं वो अधिशोषित हैं उसकी सतह पर। जब एक मृदा के कण के धन आयन दूसरे मृदा के कण पर चले जाते हैं और दूसरे मृदा के धन आयन जो होते हैं वो पहली मृदा के कण पर आ जाते हैं, यानी दोनों धन आयन आपस में अपनी अदला बदली कर लेते हैं, तो इसे ही हम आयन विनिमय कहते हैं। ये आयन विनिमय की अभिक्रिया ठोस से ठोस प्रावस्था या ठोस से विलयन प्रावस्था के मध्य हो सकती है। विलयन का मतलब जब कोई मृदा विलयन है उस पर भी क्या होते हैं? धन आवेश जो होते हैं वो अधिशोषित रहते हैं। तो ये धन आयन जब किसी ठोस यानी मृदा के कण से अपनी अदला बदली कर लेते हैं तो इसे भी हम क्या कहते हैं? आयन विनिमय कहते हैं। अब हम इसे इस प्रकार समझते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें समान आवेश वाले आयनों का विस्थापन होता है आयन विनिमय कहलाते हैं। समान आवेश का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जैसे एक धन आयन और बदलने वाला भी दूसरा आयन जो धन आयन है, यानी आपस में दोनों जो बदलने वाले आयन हैं वो या तो धन आयन होंगे या दोनों ही अदला बदली करने वाले जो आयन हैं वो ऋण आयन होंगे। यानी सजातीय आवेश वाले जो आयन होते हैं उनमें जब आपस में अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है, तो उसे हम आयन विनिमय कहते हैं। दूसरे शब्दों में विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। ये आयन विनिमय जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आयन विनिमय और दूसरा होता है ऋण आयन विनिमय। अपन इन दोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अपन पहले पढ़ते हैं धन आयन विनिमय। धन आयन विनिमय जो होता है इसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी कहते हैं। यह पूर्ण रूप से एक पृष्ठीय अभिक्रिया यानी एक सरफेस रिएक्शन होती है जिसमें मृदा, क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों के पृष्ठ पर उपस्थित धन आयनों का विनिमय अन्य धन आयन द्वारा हो जाता है। इसे निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है: मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण होना, साथ ही मूल सतह से धनायनों के मुक्त होने की अभिक्रिया धन आयन विनिमय कहलाती है। अपन इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों कि जब किसी साधारण मृदा में किसी उदासीन लवण का विलयन, जैसे कि हम KCl की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसको जब हम इसमें मिला देते हैं, मिलाया जाता है, तो विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। यानी मृदा के जो कण होते हैं वो उस विलयन में से पोटेशियम को अधिशोषित कर लेते हैं और उतनी ही मात्रा में कैल्शियम धन आयन जो होते हैं वो मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम धन आयन का पोटेशियम धन आयन द्वारा आदान प्रदान हो जाता है। आइए अपन एक अभिक्रिया देखते हैं। यह है कि कैल्शियम सॉइल जो होता है, यानी जब कैल्शियम जो सॉइल है उसकी सतह पर जब कैल्शियम धन आयन अधिशोषित रहते हैं तो उसे हम कैल्शियम सॉइल कहते हैं। जब कैल्शियम सॉइल में पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का विलयन डाला जाता है तो पोटेशियम जो होता है वो कैल्शियम धन आयन को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर पोटेशियम आ जाता है और पोटेशियम सॉइल का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपन इसको एक अन्य चित्र से भी समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर चित्र के एक कैल्शियम क्ले है। ये कैल्शियम क्ले जो होता है ये KCl से क्रिया करके पोटेशियम क्ले में बदल जाती है। यानी क्ले पर जो कैल्शियम के जो धन आयन थे ये पोटेशियम के धन आयन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। अपन दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं
कि अम्लीय मृदा में KCl मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण मृदा विलयन में हो जाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन सॉइल जो है वो KCl से क्रिया करके पोटेशियम सॉइल का निर्माण कर देती है, यानी पोटेशियम आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन का विनिमय कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। धनायनों का विस्थापन मृदा में निम्न के बीच में होता है, यानी किन किन के बीच में होता है अपन देखते हैं ये कौन सी बातें हैं जिनमें धनायन विनिमय होता है। तो पहला जो है पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र हुए धन आयनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के पृष्ठों पर उपस्थित धन आयनों के मध्य होता है। दूसरा जो है मृदा विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कण की सतह पर उपस्थित धन आयनों के मध्य ये आयन विनिमय होता है। तीसरा जो है दो क्ले क्रिस्टल, यानी दोनों जो हैं या तो क्ले के क्रिस्टल हो या दो ह्यूमस कण, यानी दोनों ह्यूमस कण हो या एक क्ले क्रिस्टल हो और एक ह्यूमस क्रिस्टल की सतह पर आयनों का विनिमय हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं धन आयन विनिमय की क्रियाविधि। धनायन विनिमय की क्रियाविधि जो होती है बच्चों वो विद्युत गतिक सिद्धांत यानी इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज के आधार पर की जा सकती है। इसके अनुसार अधिशोषित धन आयन जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परत बनाते हैं जल में निलंबित करने पर दोलन करने लगते हैं तथा विस्तृत द्विपरत बना देते हैं। इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिसल की सतह से दूर हट जाते हैं और विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन आंतरिक ऋणायन परत और दोलन करते हुए धन आयनों की बाहरी परत के बीच आ जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, मिसल के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं ये और मिसल की सतह पर उपस्थित धन आयन विद्युत अपघट्य में विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार मृदा कण पर धन आयनों का विनिमय होता रहता है। इसे हम निम्न प्रकार चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। तो देखिए अपन एक चित्र देखते हैं जिसमें धनायन विनिमय तथा विस्तृत द्विपरत बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों कि ये एक क्या है, कल है। इस क्ले मिसल के चारों ओर धन आयन जो होते हैं इसकी द्विपरत बनी हुई है। ये द्विपरत जो होती है वो अधिशोषित धन आयन की होती है, यानी इसके आसपास जो धन आयन है वो अधिशोषित धन आयन कहलाते हैं, जबकि दूर जो होते हैं विद्युत अपघट्य में वो विद्युत अपघट्य धन आयन कहलाते हैं। होता क्या है, ये जो धन आयन है अधिशोषित ये आपस में क्या करते हैं, दोलन करते हैं। दोलायमान लिखा है, यानी ये एक दूसरे से दोलन करते रहते हैं। तो दोलन करते करते ये क्या होते हैं, इनसे दूर चले जाते हैं। जैसे ही ये दूर जाते हैं विद्युत अपघट्य में उपस्थित अन्य धनायन जो होते हैं वो इनके बीच में आ जाते हैं, इनके पास आ जाते हैं और सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हम धनायन विनिमय की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स कि मृदा में कुछ विनिमय धनायनों की मात्रा किस प्रकार होती है, यानी काली मृदा जो होती है उसमें धनायन विनिमय की मात्रा अधिक होती है, जबकि जलोढ़ तथा लैटराइल जो मृदा होती है उसमें कम होती है। इसी प्रकार क्ले में बालू तथा बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धन आयनों की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। विनिमय धनायनों की जो मात्रा होती है वो क्ले की मात्रा और क्ले के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, फिर अपन आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋण आयन विनिमय, यानी ऋण आयन विनिमय क्या होता है। इसे हम आयन एक्सचेंज भी कहते हैं और इसे अम्ल विनिमय भी कहा जाता है। जब फॉस्फेट आयन के स्थान पर अन्य ऋण आयन जैसे कि OH आयन आ जाते हैं तो इस प्रकार के विस्थापन को ऋण आयन विनिमय कहते हैं। ऋण आयन विनिमय की क्रियाविधि की अपन बात करते हैं। देखते हैं ऋण आयन विनिमय किस प्रकार होता है। तो मृदा घटने पर भास्मिक सतहों की
सक्रियता उनकी प्रोटॉन्स को ग्रहण करने में वृद्धि द्वारा बढ़ जाती है। यानी उसकी जो सतह है उसकी सक्रियता तब बढ़ेगी जब उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने में की क्षमता बढ़ जाती है। अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ एक ROH है, इसकी अभिक्रिया जब H2SO4 से कराई जाती है तो इसमें से HSO4 ऋण आयन निकल जाता है। ये ऋण आयन जो होता है वापस क्या करेगा, किसी अन्य ऋण आयन को विस्थापित करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार से एमीन की अभिक्रिया जब HCl से कराई जाती है तो क्लोराइड ऋण आयन मुक्त होता है। ये मृदा की सतह पर उपस्थित अन्य ऋण आयन को प्रतिस्थापित करके आयन विनिमय अभिक्रिया को संपन्न कर देता है और इसे ऋण आयन विनिमय कहते हैं। इस प्रकार ऋण आयन मृदा विलयन में अन्य ऋण आयन का विनिमय करेगा। ऋण आयन विनिमय मुख्य रूप से pH पर निर्भर करता है, अर्थात ऋण आयन विनिमय क्षमता अम्लता के साथ बढ़ती है। उदासीन मृदा में कुछ आयन्स जैसे क्लोराइड आयन, NO3- आयन का अधिशोषण बहुत कम या नहीं होता है, जबकि फॉस्फेट आयन और आर्सेनिक ऑक्साइड जो आयन है, आर्सेनेट आयन जो होता है का अधिशोषण दोनों pH मान, यानी pH का मान चाहे कम हो चाहे अधिक हो, दोनों ही pH वाली मृदाओं में होता है। अब अपन बात करेंगे बच्चों विनिमय आयनों के प्रकार की। विनिमय आयनों का प्रकार जो है इसको अपन अब देखते हैं क्या होता है विनिमय आयनों का प्रकार। विनिमय आयनों के प्रकार, इसमें अपन पढ़ते हैं बच्चों, पहला जो है मृदा में पाए जाने वाले धन आयन मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन तथा अमोनियम आयन होते हैं। इनमें कैल्शियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धन आयन की अधिकता होती है तथा इसका अनुपात pH कम होने पर बढ़ता है। तीसरा है क्षारीय मृदाओं में सोडियम धन आयन की मात्रा अधिक होती है। चौथा जो इसमें है वो है मृदा में पाए जाने वाले मुख्य ऋण आयन जो होते हैं वो सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, H2PO4- ऋण आयन, HPO4- ऋण आयन, HCO3- ऋण आयन तथा ह्यूमिक अम्लों के ऋण आयन होते हैं। इनमें से कुछ ऋण आयन सदैव विनिमय आयनों के रूप में कार्य नहीं करते, परंतु वे मृदा विलयन में उपस्थित रहते हैं। पांचवी जो बात है वो है सल्फेट मृदाओं में सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक की बच्चों, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम CEC भी कहते हैं। CEC का अर्थ होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन अथवा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है, यानी उसे हम CEC कह देते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है वह उतना ही अधिक धनायनों को धारण कर सकती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी वो उतना ही अधिक धनायन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर सकता है। धनायनों को धारण करने की क्षमता विभिन्न मृदाओं में भिन्न भिन्न होती है, यानी जिस प्रकार की मृदा होगी उसमें धनायन को धारण करने की क्षमता भी उसी प्रकार की होगी। किसी मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है तो उस मृदा के 1 किलोग्राम में 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन अधिशोषित करने की क्षमता होती है। आजकल मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम इकाई के स्थान पर सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोनों इकाइयों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं बच्चों धन आयन विनिमय क्षमता यानी CEC को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं
जो इसको प्रभावित करते हैं, तो अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं जो धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला कारक है मृदा कणाकार, यानी मृदा के कण का जो आकार होता है वो CEC को प्रभावित करता है। क्ले की मात्रा और प्रकार, ये भी धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है। मृदा pH, यानी मृदा का pH कितना है, वो भी क्या करता है, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है। और कार्बनिक पदार्थ। तो इस प्रकार बच्चों ये जो 4 कारक हैं, इम्पोर्टेंट कारक हैं, ये धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं। अपन इन कारकों को एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा कणाकार की। मृदा कणाकार का मतलब होता है कि महीन कणाकार वाली मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार वाली मृदाओं से अधिक होती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिन मृदाओं के कण का आकार बहुत छोटा होता है उनकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो मोटे कण आकार वाली वो मृदाओं से अधिक होती है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसकी CEC का मान 5 से लेकर के 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है, जबकि मटियार दोमट मिट्टी की CEC का मान 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। अब अपन इसके दूसरे कारक की बात करते हैं बच्चों, क्ले की मात्रा और उसके प्रकार की। तो मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर उनकी धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होती है। जिन मृदाओं में मोंटमोरिलोनाइट क्ले की मात्रा अधिक होती है उनकी धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होती है, जबकि इलाइट तथा केओलिनाइट क्ले जो होती है उन मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरे अपन कारक की बात करें मृदा pH की। मृदा pH जो होता है वो CEC के बिल्कुल समानुपाती होता है, यानी मृदा का pH का मान जितना अधिक होगा मृदा में धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी हम बात करें कि जैसे जैसे pH मान में वृद्धि होती है आयनित आयनों की संख्या में भी वृद्धि होगी और धनायन विनिमय की क्षमता भी बढ़ती है। अतः क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता प्राय अम्लीय मृदाओं से क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। अब अपन चौथे कारक की बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और इसका मान जो होता है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि मृदा में जब कार्बनिक पदार्थ या हम कह सकते हैं कि ह्यूमस की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों धनायन विनिमय द्वारा पौधों के पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला जो कारक है वो है धनायन संतृप्ति। यदि मृदा में किसी विशेष पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है तो उसका विस्थापन अन्य पोषक की तुलना में अधिक आसानी से हो जाता है। यानी मृदा के चारों ओर जिस धनायन, जैसे ये मृदा के कण हैं, इस कण के चारों ओर जो धनायन सबसे अधिक अधिशोषित रहते हैं उनका विस्थापन सबसे पहले होता है। जैसे अपन बात करें उदाहरण के लिए कि यदि मृदा में कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक है तो इसका विस्थापन शीघ्रता से हो जाएगा, यानी कैल्शियम शीघ्रता से वहाँ से विस्थापित हो जाता है। दूसरी अपन बात करें संगुणित आयनों का प्रभाव। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन संगुणित होते हैं वे पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की प्राप्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार पोटेशियम का आधिक्य मैग्नीशियम की प्राप्ति को कम कर देता है। तीसरी अपनी जो इसकी बात करते हैं वो है कॉलॉइड के प्रकार। कॉलॉइड मिसल द्वारा विशेष धनायनों को धारण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जैसे मोंटमोरिलोनाइट में कैल्शियम धनायनों को धारित करने की क्षमता केओलिनाइट से अधिक होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोंटमोरिलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें
चूना मिलाकर उसकी प्रतिशत बेस संतृप्त न्यूनतम 70 कर लेते हैं। जो उसकी प्रतिशत बेस संतृप्तता होती है उसको 100 से कम करके 70 तक ले आते हैं, ताकि उसमें से कैल्शियम का अधिक से अधिक विस्थापन हो सके। केओलिनाइट इससे कम प्रतिशत बेस संतृप्त पर कैल्शियम धनायनों को स्वतंत्र कर देती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता में क्या संबंध है। तो पहला जो अपन बात करते हैं फर्स्ट, वो है कि संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तो वह है धनायन विनिमय क्षमता। कई वैज्ञानिकों के अनुसार भी मृदा उर्वरता का एकमात्र सर्वोत्तम सूचक मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। किसी मृदा के विनिमय भस्मों, यानी हम बात करते हैं धनायनों की, का प्रकार और उसकी मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर सीधा प्रभाव दिखाई देता है। उच्च कैल्शियम बेस संतृप्ति वाली मृदाओं की भौतिक स्थिति और पोषक स्थिति सबसे उत्तम होती है। कैल्शियम प्रधान मृदाएं सरंध्री और दानेदार होती हैं। कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन और जल निकास अच्छा होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसी क्ले जिसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है उनमें वातन और जल निकास बहुत अच्छा होता है। बेस असंतृप्त मृदाओं में अपन बात कर रहे हैं, बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय H+ आयन तथा एल्यूमिनियम प्लस आयन के कारण अधिक अम्लता पाई जाती है। यानी जब इनमें H+ आयन और एल्यूमिनियम प्लस आयन की अधिक मात्रा होती है तो उसमें अम्लता पाई जाती है। ये मृदाएं भुरभुरी होती है, लेकिन जब बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से अधिक होती है तो इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। ऐसी स्थिति में चूने का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें हम चूने का प्रयोग करते हैं। अगली अपन बात करते हैं कि जब में सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की यानी 10 से 15% मात्रा से अधिक होती है तो ऐसी मृदा क्षारीय होती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब मृदा में सोडियम प्लस धनायन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं और इसका pH मान 8 से अधिक होता है। जब विनिमय सोडियम का अनुपात एक सीमा से अधिक हो जाता है या कॉलोइडी संकीर्ण को संतृप्त करता है तो क्ले जो होती है वो सोडियम क्ले में बदल जाती है। यानी उस प्रकार की जो क्ले होगी उसे हम सोडियम क्ले कह देते हैं। सोडियम क्ले अत्यधिक क्षारीय होती है और इसका मान pH मान की अगर बात करें तो 9 से 12 तक हो सकता है। इस प्रकार की मृदा भी उपजाऊ नहीं होती। सभी सामान्य उपजाऊ मृदाओं में कुल विनिमय भस्मों जैसे कैल्शियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, पोटेशियम धनायन और सोडियम धनायनों की मात्रा का CEC का मान लगभग 80 से 90% तक होता है तथा विनिमय हाइड्रोजन का मान 20% से कम होता है। सामान्य उपजाऊ मृदाओं में कैल्शियम धनायन मुख्य विनिमय भस्म होता है जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 60 से 80% तक होती है। विनिमय कैल्शियम धनायन की मात्रा अधिक होने पर कैल्शियम क्ले बनती है जिसकी अभिक्रिया उदासीन होती है। कैल्शियम क्ले का pH मान जो होता है बच्चों वो 6.5 से 7.5 तक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है उनकी उर्वरता यानी उपजाऊपन भी उतना ही अधिक होता है। तो इन जितनी भी अपन ने अभी बात की है 15 पॉइंट जो अपन ने अभी डिस्कस किए बच्चों, उन सबसे ये निष्कर्ष निकलता है कि जिन मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है उनका उपजाऊपन और उनकी उर्वरता जो होती है वो अधिक होती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों मृदा की प्रतिशतता यानी बेस संतृप्ति। तो इसमें अपन पहली बात करते हैं कि अधिशोषित धनायनों के दो समूहों का मृदा अम्लीता और क्षारकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अम्लीय मृदाओं में H+ आयन और एल्यूमिनियम +3 आयनों की प्रधानता होती है तथा दोनों ही मृदा विलयन में H आयनों की सांद्रता बढ़ाते हैं। अधिशोषित हाइड्रोजन आयन प्रत्यक्ष रूप से
मृदा विलयन में H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम धन आयन जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जल अपघटन द्वारा H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं। जो इस प्रकार है, हम इन्हें एक समीकरण द्वारा समझते हैं जो इसमें दिखाई गई है बच्चों, कि एल्यूमिनियम धन आयन जल अपघटित होकर के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धन आयन बनाता है और एक H+ आयन मुक्त हो जाता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धन आयन जो होता है वापस जल अपघटित होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक धन आयन बनाता है और हाइड्रोजन पुनः मुक्त हो जाता है। ये वापस धन आयन जो होता है जल अपघटित होकर पुनः एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में बदल जाता है और H+ आयन मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से H धन आयन जो मुक्त हो रहे हैं इस मृदा में, वो क्या करते हैं, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं। अधिकांशतः अन्य धन आयन जिन्हें विनिमय भस्म कहते हैं मृदा को क्षारीय बनाते हैं, यानी H+ आयन और एल्यूमिनियम प्लस आयन के अलावा जो भी धन आयन होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा को क्षारीय बनाते हैं। कॉलॉइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही प्रतिशत बेस संतृप्ति कह देते हैं। बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्मों जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जिन्हें अधिशोषित कुल धन आयन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं प्रतिशत बेस संतृप्ति के सूत्र की। तो यहाँ देखते हैं अपन बच्चों कि प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर जो इसका मान होता है वो होता है कुल विनिमयशील भस्म जो होती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में बटा धन आयन विनिमय क्षमता सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में गुणा 100। 100 से अपन ने इसलिए इसको गुणा किया क्योंकि अपन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। इसका सूत्र इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं कि V बराबर S/T गुणा 100 या V बराबर 100S/T। जहाँ अपन बात करते हैं कि V का अर्थ होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति, S का अर्थ होता है कुल विनिमयशील भस्म और T का अर्थ होता है धन आयन विनिमय क्षमता। CEC तथा कुल विनिमयशील भस्म में अंतर T-S असंतृप्ति की सीमा या मृदा में उपस्थित विनिमय H+ आयन की मात्रा को प्रदर्शित करती है, अर्थात असंतृप्ति की सीमा बराबर T-S, या इसको अपन कह सकते हैं विनिमय हाइड्रोजन आयन की मात्रा। यदि किसी मृदा की बेस संतृप्ति 80% है तो इसका अर्थ है कि उसकी CEC 4/5 भाग भस्मों से तथा 1/5 भाग हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम धन आयनों से संतृप्त होता है। प्रतिशत बेस संतृप्ति का मृदा pH से गहरा संबंध होता है। इसके अधिक होने से मृदा pH का मान भी अधिक हो जाता है। उष्ण प्रदेशों की मृदा में कॉलॉइडी संकीर्ण पर भास्मिक धन आयन अधिक वर्षा के कारण नीचे की ओर चले जाते हैं, जिससे कॉलॉइडी संकीर्ण पर H धन आयन जो होता है अधिशोषित हो जाते हैं और मृदा का pH मान कम हो जाता है। शुष्क प्रदेशों की मृदाओं में कॉलॉइडी संकीर्ण पर भास्मिक आयनों की संतृप्तता पाई जाती है, जिससे मृदा का pH अधिक हो जाता है। भस्म संतृप्त मृदा जो होती है बच्चों किसे कहते हैं, अपन देखते हैं कि वे मृदा जिनके कॉलॉइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम धनायनों से परिपूर्ण होते हैं भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। यह कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जब संतृप्त मात्रा में कमी आ जाती है तो इस प्रकार की मृदा को भस्म असंतृप्त मृदा कह देते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों आयन विनिमय के महत्व की, कि आयन विनिमय का क्या क्या महत्व होता है। पहला इसका महत्व अपन देखते हैं, यह पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता तथा अप्राप्यता को प्रभावित करता है। दूसरा जो महत्व है बच्चों वो है कि यह कॉलॉइडी क्ले पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा संरचना को नियंत्रित करता है तथा स्थायी संरचना के लिए उत्तरदायी होता है। यह मृदा निर्माण के प्रक्रमों
जैसे खनिजों, क्ले खनिजों का विकास तथा क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय मृदा निर्माण आदि को नियंत्रित करता है। यह अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पांचवा इसका महत्व है, यह उर्वरकों के प्रभाव तथा उर्वरक प्रयोग को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में अपन ने प्रेजेंटेशन मेथड द्वारा इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। मैं समझता हूँ कि अब आपको इस चैप्टर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।